नमस्कार दोस्तों, कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमपीपीएससी के जो पेपर 2 की यूनिट 4 है राजनीतिक विचारक, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम कौटिल्य जी को कंप्लीट कर चुके हैं और महात्मा गांधी जी की 2 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज महात्मा गांधी जी की के ऊपर तीसरी क्लास रहेगी, तो क्लास शुरू करते हैं। हम क्लास शुरू करने से पहले हम महात्मा गांधी जी की जो पहली क्लास और दूसरी क्लास रही, उसमें हमने क्या डिस्कस किया, सिनॉप्सिस तरीके से तुरंत जल्दी से हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने महात्मा गांधी जी के बारे में देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे एमपीपीएससी एग्जाम के दौरान, उनके शुरुआती जीवन, किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन गेन की, उनकी अफ्रीका में यात्रा, उन्होंने अफ्रीका में मानवाधिकारों के संबंध में किस प्रकार आंदोलन किए, सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किस प्रकार अफ्रीका में की गई। उसके बाद वो 1915 में भारत लौटकर आते हैं और भारत में हम देखते हैं कि उनके द्वारा 1915 से लेकर 1947 तक जो योगदान महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, वो हमने डिस्कस किया। महात्मा गांधी जी के 3 लक्ष्य, जो उन्होंने अपने जिंदगी के 3 लक्ष्य बताए, वो हमने डिस्कस किए कि एक तो हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा छुआछूत की समाप्ति, तीसरा नारी संवर्धन अर्थात नारी उत्थान। उसके बाद हमने देखा था कि जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो संघर्ष विराम संघर्ष, सत्याग्रह, ये सब रणनीतियाँ जो महात्मा गांधी जी ने बताई, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया और जाना कि किस प्रकार महात्मा गांधी जी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको महात्मा गांधी जी के द्वारा एक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह में बदल दिया गया। किस प्रकार उन्होंने रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। उसी क्रम में हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन, असहयोग जो सत्याग्रह का एक प्रकार है, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इन सभी चीज़ों को हमने देखा। उसके बाद हमने ये सब महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक संघर्ष रहा, उस चीज़ों उनको देखा हमने। उसके बाद हमने देखा था कि जो उनको प्रभावित करने वाले विचार थे, वो हमने जाना। महात्मा गांधी जी को साधन साध्य संबंध की जो रणनीति थी कि किस प्रकार वो साधन की पवित्रता पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं, केवल साध्य पवित्र नहीं होना चाहिए, साधन भी पवित्र होना चाहिए। इसी संबंध में उन्होंने जो कर्म का सिद्धांत दिया, जो गीता से प्रेरित है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने गांधी जी का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो उनके विचार थे कि धर्म और राजनीति का किस प्रकार से उन्होंने धर्म और राजनीति को मिलाकर एक नैतिकता युक्त राजनीति का विकास किया और उन्होंने नैतिकता आधारित राजनीति को ही असली राजनीति माना। महात्मा गांधी जी के जो दार्शनिक आधारों में वो हमने देखे, मानव स्वभाव पर विचार देखा कि महात्मा गांधी जी बताते हैं कि मानव मूलतः अहिंसक है, हिंसक है, लेकिन जब उसको अंतरात्मा का ज्ञान होता है तब वो हिंसक नहीं रह जाता, उसकी अंतरात्मा उसको, महात्मा गांधी जी ने बताया था कि पशु और इंसान में अंतरात्मा का ही अंतर है, पशु और मनुष्य में। पशुओं में मनुष्यता नहीं, पशुओं में अंतरात्मा नहीं होती, मनुष्य में अंतरात्मा होती है। और जिस समय मनुष्य को अंतरात्मा का ज्ञान होता है, वो अहिंसक हो जाता है, वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। उसके बाद हमने जाना कि धर्म की अवधारणा क्या है महात्मा गांधी जी के विचारों में। महात्मा गांधी जी किस प्रकार सार्वदेशिक व्यवस्थित नैतिक नियंत्रण में विश्वास स्थापित करने की बात करते हैं। इसी संदर्भ में राजनीति के ऊपर क्या विचार रहे, वो विश्व जो राजनीति को एक मानव कल्याण का साधन मानते थे महात्मा गांधी जी, विश्व से जुड़े रहने का माध्यम बताते थे, अपने आप को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना नैतिक उत्थान करने का माध्यम मानते थे। उसके बाद हमने देखा कि धर्म और राजनीति के बीच उन्होंने किस प्रकार से अंतर संबंध स्थापित किए, कि किस प्रकार धर्म और राजनीति का अंतर संबंध एक देश के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है और नैतिकता का विकास किस प्रकार से कर सकता है आम आदमियों के बीच में। उसके बाद हमने देखा था कि जो उन्होंने धर्म और राजनीति के बीच में उन्होंने राजनीति का मूल मकसद महात्मा गांधी जी ने बताया था कि आत्मानुभूति की प्राप्ति,
आत्मानुभूति हमने देखा था किस अर्थात जो अंतरात्मा और परमात्मा का जो अंतरात्मा को परमात्मा के बारे में होने वाला ज्ञान, इसके लिए महात्मा गांधी जी द्वारा बताया गया आत्मानुभूति के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक थी। और आत्मशुद्धि के लिए महात्मा गांधी जी ने पंच महाव्रत, महात्मा गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए पंच महाव्रत सिद्धांत दिया था। पंच महाव्रत सिद्धांत हमने देखा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 हमने देखे थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उसके बाद महात्मा गांधी जी की जो दूसरी क्लास शुरू हुई उसमें हमने देखा कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह पे जो विचार थे डिटेल में हमने देखा कि किस प्रकार असहयोग, बहिष्कार, अनशन, हिजरत, सविनय अवज्ञा और हड़ताल को महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, जो भारत का आज़ादी का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें किस प्रकार बड़े ही रचनात्मक तरीके से सत्याग्रह की इन सभी अवधारणाओं को, असहयोग, बहिष्कार, अनशन, हिजरत, सविनय अवज्ञा और हड़ताल को अपनाया गया। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया था कि हड़ताल लगातार नहीं होना चाहिए, बीच में संघर्ष होना चाहिए, फिर विराम भी होना चाहिए। और हमने देखा कि संघर्ष विराम संघर्ष की जो रणनीति थी महात्मा गांधी जी की, संघर्ष विराम संघर्ष, किस प्रकार उन्होंने पहले 1920 में संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन, फिर आराम लिया, विराम लिया, फिर संघर्ष किया 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस तरीके से हमने डिस्कस किया था जो उनकी रचनात्मक तरीके से आंदोलन उन्होंने किए और किस प्रकार इन आंदोलनों ने देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया, लोगों में राष्ट्रीयता का बोध, राष्ट्रबोध की भावना का विकास किया। उसके बाद हमने देखा सत्याग्रह पर क्या विचार थे, डिटेल में देखे हमने। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर देखा, किस प्रकार निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा होती है, जो कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंदो घोष के द्वारा दिया गया था। 3 मार्कर आ जाता है, अगर अंतर करना तो हम लिखेंगे। उसके बाद हमने असहयोग को देखा डिटेल में। असहयोग के बाद हमने सविनय अवज्ञा को देखा था डिटेल में। सविनय अवज्ञा से महात्मा गांधी जी की क्या, सविनय अवज्ञा के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या अवधारणा दी। उसके बाद हमने देखा कि जो महात्मा गांधी जी से प्रभावित विदेशी, जो विदेशी रहे महात्मा गांधी जी से प्रभावित, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हमने देखा कि जो महात्मा गांधी जी से प्रभावित विदेशी रहे, जो विदेशों में महात्मा गांधी जी के विचारों का किन लोगों ने पालन किया और पालन करते हुए किस प्रकार अपने देश में मानवाधिकारों के आंदोलन को बढ़ावा दिया। उसमें हमने देखा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो यूएसए अमेरिका के रहे, उन्होंने काले लोगों के अधिकारों की वकालत की अहिंसक तरीके से। उसके बाद हमने देखा बर्ट्रांड रसेल, नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका से रहे और एक लंबे संघर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ पे निग्रो लोग थे, काले लोग थे, उनके अधिकारों की वकालत करते हुए उन्होंने अपने जो काले लोगों के अधिकार थे उन अधिकारों को प्राप्त किया। माइकल शूमाकर देखते हैं हम, जो पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद, ये भी महात्मा गांधी जी विचारों से प्रभावित रहे। उसके बाद हमने देखा कि राज्य पर महात्मा गांधी जी की क्या विचार देते हैं। राज्य की एक आत्मरहित महत्व बताते हैं और लेकिन राज्य की आवश्यकता भी बताते हैं। उसके बाद हमने देखा कि महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के बारे में क्या विचार रहे। राज्य के बाद ग्राम स्वराज्य पर क्या विचार रहे। गड़बड़ हो गई फिर से। उसके बाद हमने देखा महात्मा गांधी जी के द्वारा जो राज्य पर विचार प्रस्तुत किए गए उन विचारों को देखा। फिर हमने देखा कि महात्मा गांधी जी ने जो स्वराज्य की संकल्पना दी। अभी हमने देखा था कि राज्य पर महात्मा गांधी ने क्या विचार दिए, फिर स्वराज्य पर क्या विचार दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य पर क्या विचार दिए। ग्राम स्वराज्य के बाद महात्मा गांधी जी ने हमने देखा कि जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी किस प्रकार आलोचना करते हैं और स्वराज्य किस्म के लोकतंत्र का महात्मा गांधी जी समर्थन कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि महात्मा गांधी जी ने 7 पाप की अवधारणा किस प्रकार दी। उसमें हमने इन 7 पाप की अवधारणा को डिटेल से डिस्कस किया था दूसरी क्लास में। हमने फिर सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता, जो महात्मा गांधी जी का सर्वधर्म समभाव है वो धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार थोड़ा सा अलग है, उस चीज़ को देखा। अब आते हैं हम आज की क्लास पर। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं, जो महात्मा गांधी पर अंतिम क्लास रहेगी। आज हम महात्मा गांधी जी को कंप्लीट कर देंगे। तो हम महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों से
अर्थव्यवस्था पर विचार, आर्थिक विचारों से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि महात्मा गांधी जी के अर्थव्यवस्था पर क्या विचार रहे। तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि जो आर्थिक प्रक्रिया है, जो आर्थिक प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया का मूल मकसद, महात्मा गांधी जी बताते हैं कि आर्थिक प्रक्रिया का मूल मकसद समानता को बढ़ावा देना और शोषण मुक्ति के लिए कार्य करना है। समानता और शोषण मुक्ति के लिए कार्य करना है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बहनी कीमत पर मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होना चाहिए। बहनी कीमत पर मतलब हर कोई उस कीमतों को बहन कर सके और मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी आवश्यकताएं महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बहनी कीमत पर पूरा होना चाहिए। जटिल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जटिल प्रौद्योगिकी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। जिन उद्योगों में जटिल प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई, बड़ी बड़ी मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उन सब उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। और महात्मा गांधी जी बताते हैं कि समान वितरण के बिना सामूहिक उत्पादन नहीं होना चाहिए। सामूहिक उत्पादन नहीं होना चाहिए जब तक समान वितरण सुनिश्चित न करे सरकार। जब तक हम समान वितरण सुनिश्चित नहीं करेंगे, समाज में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? आर्थिक विभाजन बढ़ते जाएंगे। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय के साथ जो समानता को बढ़ावा दिया महात्मा गांधी जी ने, उस संबंध में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अपरिग्रह अर्थात एक देश को, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि एक देश को, एक राष्ट्र को अपरिग्रह के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। बोले तो कि नीति निर्माण में आवश्यकता के आधार पर नीति निर्माण करना चाहिए, ना कि चाह के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर नीति निर्माण करना चाहिए, ना कि चाह के आधार पर। उदाहरण के तौर पर देखें, चाह तो हमारी ये है कि हम बुलेट ट्रेन धुआंधार बना दें, लेकिन बुलेट ट्रेन का एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि बुलेट ट्रेन की जो कॉस्टिंग रहेगी, जो यात्रा का किराया रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। हमारी वर्तमान स्थिति में हमारे जो देश के अंदर जो लोग हैं, वो इस चीज़ को, बुलेट ट्रेन के किराए को वहन नहीं कर सकते। बुलेट ट्रेन हमारे देश में वर्तमान संदर्भ में फेल हो सकता है। चीन के संदर्भ में भी हम देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ विशेषज्ञों की राय है कि चीन ने जो बुलेट ट्रेन का नेटवर्क स्थापित किया है, वो घाटे में जाएगा और घाटे का सौदा होगा। महात्मा गांधी जी यही कहते हैं कि आवश्यकता के आधार पर, अर्थात यदि आवश्यकता है किसी चीज की, आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए, चाह के आधार पर नीति निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। फिर महात्मा गांधी जी कहते हैं जो आवश्यकता से प्राप्त करने की तरहीन इच्छा है लोगों के अंदर, आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की, वो उससे असमानता पैदा होती है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रस्टीशिप की अवधारणा को, कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी गई वो किस प्रकार दी गई। उसके बाद महात्मा गांधी जी के हमने दो विचारों को जाना, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने वाले, और तीसरा है महात्मा गांधी कहते हैं कि श्रम आधारित प्रौद्योगिकियों को पूंजी आधारित की प्रौद्योगिकी की तुलना में वरीयता दी जानी चाहिए। श्रम आधारित प्रौद्योगिकियां, आप ध्यान दीजिए, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जिन उद्योगों में ह्यूमन कैपिटल का ज्यादा उपयोग किया जाता है, मानव संसाधन ज्यादा लगते हैं, जो ज्यादा रोजगार पैदा करती हैं, उनको ज्यादा वरीयता दी जानी चाहिए। जैसे कि टेक्सटाइल उद्योग, जिन उद्योगों में जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकते हैं लोगों को, उन उद्योगों को प्राथमिकता देना चाहिए। श्रम आधारित प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देना चाहिए, ना कि पूंजी आधारित प्रौद्योगिकी को। ये देश के लिए महात्मा गांधी जी के हमने ये वाले विचार जाने। फिर जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया महात्मा गांधी जी के द्वारा, उसको डिटेल में समझते हैं। जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत रहा, बहुत अपने आप में बहुत बृहद सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर हमको आर्थिक विषमता को दूर करना है और आर्थिक न्याय की स्थापना करनी है, तो ट्रस्टीशिप की सिद्धांत बहुत आवश्यक है। आर्थिक विषमता दूर करनी है और आर्थिक न्याय की स्थापना करनी है। उसकी महात्मा गांधी जी क्या बताते हैं कि जो पूंजीपति है वो अपने पूंजी के केवल एक ही हिस्से, कुछ उतने ही हिस्से का भाग होता है जितने की उसको जरूरत है। एक पूंजीपति उतने ही हिस्से का भाग होता है जितने की उसको जरूरत है, ना कि पूरी संपत्ति का। और इसी संदर्भ में वो क्या कहते हैं कि जो बाकी की अतिरिक्त संपत्ति होगी, उसको वो समाज या देश की जो धरोहर के रूप में, ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा, उसकी संरक्षा करेगा, उसको संवर्धित करेगा।
और उस संपत्ति से जो लाभ पैदा होंगे उसका उपयोग जनहित में करेगा, जनहित के कार्यों जैसे कि स्कूल खोलना, आपदा में लोगों की मदद करना आदि आदि इत्यादि। इसी संबंध में हम देखते हैं कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्टीशिप की अवधारणा से ही प्रेरित है। मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं, वो जो लाभ कमाते हैं उसमें से कुछ लाभ का कुछ हिस्सा उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उनको खर्च करना पड़ेगा। और हम देखते हैं भारत में बड़े बड़े दानवीर भी हैं, रतन टाटा हुए, विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी हुए, बहुत बड़ी बड़ी राशि दान करते हैं और भारत के दानवीरों की चर्चा दुनिया में होती है। ये सब हमने डिस्कस किया। अब जो ट्रस्टीशिप की जो अर्थात ट्रस्टीशिप अर्थात न्यासता का सिद्धांत है, जो उसका फंडामेंटल है, अगर उसको अध्ययन करें हम तो पाते हैं कि ट्रस्टीशिप की अवधारणा उत्पादन की दृष्टि से तो पूंजीवादी दिखती है। अभी हम समझेंगे पूंजीवाद समाजवाद क्या है। ट्रस्टीशिप की अवधारणा उत्पादन की दृष्टि से तो पूंजीवादी है, किंतु वितरण की जब बात होती है, वितरण की दृष्टि से पूर्णतः समाजवादी परिलक्षित होती है। उत्पादन की दृष्टि से पूंजीवादी है, आप देख रहे हैं उत्पादन की दृष्टि से, क्योंकि महात्मा गांधी जी पूंजीवादी वर्ग को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजीपति को बढ़ावा दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि पूंजीपति अपनी संपत्ति का मालिक है, लेकिन उतनी ही का जितनी उसकी आवश्यकता है, अर्थात पूंजीवादी प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो वितरण की दृष्टि से देखें तो पूर्णतः समाजवादी है। महात्मा गांधी जी के हम समाजवादी विचारों को भी जानेंगे। उससे पहले हम संक्षेप में बहुत ही क्विक तरीके से हम पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, इन सब चीजों को हम थोड़ा सा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आता है पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, आर्थिक प्रणालियों के संदर्भ में पूंजीवाद, और एक है समाजवाद। पूंजीवाद क्या मानता है कि पूंजी लोगों को स्वतंत्र देनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कुछ भी व्यापार करने की। पूंजीवाद में समानता की गारंटी नहीं होती, लेकिन स्वतंत्रता की गारंटी होती है कि लोग स्वतंत्र रहेंगे। पूंजीवादी मॉडल अमेरिका में फॉलो किया जाता है, अमेरिका इसका आदर्श उदाहरण है। USA इसके अंदर क्या करता है, पूंजीवाद का क्या मानना है, पूंजीवादी क्या मानता है कि पूंजी को समाज के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूंजीवादी प्रणाली क्या कहती है कि अगर आर्थिक उन्नति होगी, लोग आर्थिक उन्नति करेंगे, कंपनी आगे बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिक समाज आगे बढ़ेगा, समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पूंजीवादी प्रणाली में पूंजी को बढ़ावा देंगे तो कंपनियां आगे आएंगी, कंपनियां लोगों को रोजगार देंगी और समाज का भला होगा, सामाजिक उन्नति होगी। जबकि समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद कहता है कि समाज के लोगों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, समानता की स्थापना करना चाहिए, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं सबसे पहले पूरी करना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में गरीबी नहीं होगी, समाज में आर्थिक उन्नति होगी, तो अपने आप जो पूंजीपति वर्ग है, जो अर्थात जैसे कंपनियां हुई, टाटा हुई, महिंद्रा हुई, ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब समाज उन्नत होगा, समाज अमीर होगा, तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी, ग्रॉस डिमांड बढ़ेगी, कंपनियों को प्रॉफिट होगा, कंपनियों के प्रोडक्ट सेल होंगे। समाजवादी मॉडल क्या कहता है मोटे तौर पर कि समाज को बढ़ावा दें, पूंजीवादी मॉडल कहता है पूंजी को बढ़ावा देंगे। अभी हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। अब आते हैं हम कि जो सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए। समाजवाद का सिद्धांत मूल रूप से कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। ये क्या बोलते हैं कि समाजवाद के सिद्धांत के अंतर्गत मोटे तौर पर बताते हैं कि दो वर्ग हैं, एक बुर्जुआ वर्ग है और एक सर्वहारा वर्ग है। बुर्जुआ अर्थात जिनका उत्पादन के संसाधनों पर पूरा नियंत्रण है, जैसे कि अमीर लोग हुए, कॉर्पोरेट्स हुए, और जिनका सर्वहारा अर्थात जो बहुसंख्या में है, बुर्जुआ वर्ग का मतलब एक प्रकार से बुर्जुआ वर्ग के लिए काम कर रहा है, बुर्जुआ वर्ग की गुलामी करता है, बुर्जुआ वर्ग इस पर अत्याचार करता है। सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत मजदूर, किसान, ये सब मोटे तौर पर मजदूर किसान नहीं कहेंगे क्योंकि कार्ल मार्क्स ने किसान को क्योंकि वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए मार्क्स क्या कहता है कि किसान बुर्जुआ वर्ग में आता है। लेकिन मोटे तौर पर जान लें कि जो किसान है वो सर्वहारा वर्ग, क्योंकि किसान भी शोषित है। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं यहाँ पर, महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में एक प्रोलिटेरिएट होता है, प्रोलिटेरिएट, PROLETARIAT, प्रोलिटेरिएट वर्ग।
प्रोलिटेरिएट वर्ग बोले तो जैसे कि अपन हम हैं, आप और हम हैं, हम गरीब हैं लेकिन अमीर होना चाहते हैं। हम अमीर होना चाहते हैं लेकिन अमीरों की ही निंदा करते हैं कि अमीर लोग गलत काम कर रहे हैं, अमीर लोग ये काम कर रहे हैं, अमीर लोग ये गलत चीज कर रहे हैं। और हम भी अमीर होना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ये प्रोलेटेरिएट वर्ग इसकी खिलाफत करते हैं कि जब ये अमीर हो जाता है तो जो सरवारा वर्ग इसी के मूल्यों को खो देता है, इसी की हित की बात नहीं करते और अमीर होना चाहता है और अमीरों का ही विरोध करता है। तो महात्मा गांधी जी ने आर्थिक जब विचार आते हैं महात्मा गांधी जी के, तो प्रोलेटेरिएट विचारधारा का वहाँ खिलाफत करते हैं, मनाही करते हैं। इसी संदर्भ में हमने देखा कि जो महात्मा गांधी जी और पूंजीपति वर्ग, अभी हमने महात्मा गांधी जी के समाजवाद पूंजीवाद को हमने शॉर्ट फॉर्म में जाना, समाजवाद पूंजीवाद। अब जो महात्मा गांधी जी का समाजवाद है, महात्मा गांधी का जो समाजवाद है उसको जानते हैं। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है, अभी हमने देखा था ट्रस्टीशिप की अवधारणा के अंतर्गत कि जो पूंजीपति वर्ग है वो एक निश्चित धनराशि का ही मालिक है। हम भी देखते हैं वर्तमान में पूंजीपति वर्ग बैंक से लोन लेता है और बैंक में कौन पैसे जमा करता है? आम लोग। ये पूंजीपति वर्ग अपनी वैचारिक अपने टैलेंट के दम पर कोई कंपनी एस्टैब्लिश करता है, बैंक से लोन लेता है और उससे मिले हुए प्रॉफिट को वापस बैंक को लौटाता है। और ये बैंक प्रॉफिट किसको देती है? आम लोगों को। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि उन लोगों का विरोध करते हैं जो पूंजीपति वर्ग को खत्म करने की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग तो हमारा टैलेंटेड लोग हैं, ये तो देश के लिए काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि बैंक से पैसे ले रहे हैं, बैंक में आम लोग पैसे जमा करते हैं और ये बैंक से पैसे ले रहे हैं, फिर बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है फिर बैंक को वापस दे रहे हैं और वो प्रॉफिट बैंक किसको देती है? आम लोगों को। महात्मा गांधी जी कहते हैं इसी संदर्भ में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने न्यायता की सिद्धांत दिया। इसी वजह से कहते हैं कि पूंजीपति हमारे देश का लोग है, ये हमारे लिए खतरा नहीं है, बशर्ते कि इसको सही तरीके से उनका सम्मान करें, उनको सहायता दी जाए। अब जो उनकी न्यायता की सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, उसकी प्रासंगिकता देख लेते हैं। तो जब आर्थिक विषमता दूर हो जाएगी, अर्थात पूंजीपति वर्ग भी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा, तो जब आर्थिक विषमता दूर हो जाएगी तो नक्सलवाद जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सामाजिक आर्थिक कारण जो नक्सलवाद के हैं, सामाजिक आर्थिक कारण ही होते हैं, वो जब वही खत्म हो जाएंगे तो आर्थिक न्याय की स्थापना होने पर तमाम समस्याएं ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगी। ट्रस्टीशिप और अपरिग्रह को देखा था हमने, अपरिग्रह को कि संचित न करना। अगर ट्रस्टीशिप और अपरिग्रह की अवधारणा को दोनों को मिला दें तो दोनों प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुन शोषण जो दोहन है उसकी मनाही करती हैं। ट्रस्टीशिप और अपरिग्रह की अवधारणा संयुक्त रूप से प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुन दोहन को रोकती हैं और भ्रष्ट आचरण के माध्यम से जो संपत्ति का अर्जन होता है उस पर रोक लगाती हैं। मतलब एक तरफ महात्मा गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। आप समझ सकते हैं कि कहां हम महात्मा गांधी को जोड़कर लिख सकते हैं। ट्रस्टीशिप की अवधारणा पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार की कमी, पेपर 4 एथिक्स, पर्यावरण संरक्षण, पेपर 2 में भी पर्यावरण संरक्षण, पेपर 3 में एनवायरमेंट। महात्मा गांधी जी स्वदेशी की अवधारणा दी। अब हम स्वदेशी की अवधारणा को देखते हैं। जो सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, विदेशी चीजों को। वो स्वतंत्र आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी ने कही कि हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन जब देश आजाद हो गया, महात्मा गांधी ने देश के निर्माण, अंग्रेज जब भाग जाएंगे उसके बाद जो विचार दिए, उस संबंध में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं स्वदेशी के संदर्भ में कि हमको दुश्मनी नहीं है विदेशी उत्पादों से। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमको घृणा नहीं है, लेकिन केवल जीवन रक्षक औषधियों और अति आवश्यक सेवाओं का ही हमको विदेश से इंपोर्ट करना चाहिए। मतलब केवल जीवन रक्षक औषधियों, जैसे कि वर्तमान में हम चाइना से एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो रॉ मटेरियल होता है दवाइयाँ बनाने का,
वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि केवल जीवन रक्षक दवाइयों, औषधियों और अति आवश्यक सेवाओं, जिन सेवाओं के बिना काम नहीं चल सकता, जैसे कि ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर का मान लें, रसिया, जो किसानी के लिए, खेत के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि अमेरिका के तमाम सैंक्शंस अर्थात प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से बड़े मात्रा में फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट किया। तो महात्मा गांधी जी यही कहते हैं कि विदेश में निर्मित चीजों से हमको आलोचना नहीं है, हमको आपत्ति नहीं है, केवल जीवन रक्षक औषधियों और अति आवश्यक सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। अब महात्मा गांधी जी के स्वदेशी के मूल विचार पर और डिस्कस करते हैं। तो साधारण शब्दों में स्वदेशी का मतलब है कि अधिक दूर की चीजों को छोड़कर अपने आसपास की चीजों को और सेवाओं का उपयोग करना। अधिक दूर की चीजों को छोड़कर, अर्थात वोकल फॉर लोकल। महात्मा गांधी जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में हम काफी चर्चा का विषय है, वोकल फॉर लोकल। हम देखते हैं कि एक समय में तो ऐसी स्थिति आ गई थी हमारे देश के अंतर्गत कि लोग नकली माल को लोकल का माल कहते थे। अरे ये तो लोकल का माल है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, हमारे आसपास की चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। स्थानीय इकाइयों की स्वायत्तता को और सुदृढ़ करने की वकालत करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्वदेशी तभी संभव है जब स्वावलंबन के सिद्धांत के रूप में, स्वदेशी तभी संभव है जब स्वावलंबन के सिद्धांत के रूप में इसको स्वीकार किया जाए। अर्थात प्रत्येक गांव और परिवार को आर्थिक दृष्टि में आत्मनिर्भर होना चाहिए, विलेज एंटरप्राइज। महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं? विलेज एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी। मतलब गांवों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, गांव को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के हमने ओशियन वेव थ्योरी को हमने देखा था। महात्मा गांधी जी की किस प्रकार वो ओशियन वेव थ्योरी, अर्थात जो शक्ति का मूल केंद्र है, महात्मा गांधी ने एक आम आदमी को माना था। उसी संबंध में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। जब एक यूनिट आत्मनिर्भर होगी तो जो पूरा देश है, पूरे देश की यूनिट है, सभी आत्मनिर्भर हो जाएंगे और पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण और सहयोग को महात्मा गांधी जी बढ़ावा देने की बात करते हैं। अब आते हैं उनके धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र के संबंध में उनके स्वदेशी से क्या विचार हैं। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि स्वदेशी और धार्मिक दृष्टि से स्वदेशी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने वंशजों के धर्म के प्रति निष्ठावर रहना, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को ना भूलना। हमने भी यही किया, हमने अपनी संस्कृति कल्चर को नहीं खोया। और सबसे बेस्ट उदाहरण देखें तो इंडोनेशिया में हम देखते हैं, इंडोनेशिया में हम क्या देखते हैं, आप अचंभा करेंगे कि इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम देश है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, बहुसंख्यक, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम देश। और हम क्या पाते हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि धर्म के दृष्टिकोण से स्वदेशी क्या है कि अपने वंशजों के प्रति निष्ठावान रहना। मतलब जो चीज वो कल्चर को फॉलो करते आए उसको ना नकारना। और इंडोनेशिया के क्या संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की चित्र लगे हुए हैं। वो लोग अपने कल्चर में रामलीला को आज भी सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम देश है लेकिन नोट पर गणेश जी का चित्र लगा हुआ है। रामलीला का फेस्टिवल मनाते हैं इंडोनेशिया के लोग। हम देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी का विचार है जो स्वदेशी के संदर्भ में, वो कितना स्वदेशी धर्म कितना सार्थक सिद्ध होता है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। राजनीति के संदर्भ में महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि देसी संस्था को उपयोग करना चाहिए। भारत के इतिहास को देख लें तो चाहे हड़प्पा सभ्यता रही हो, चाहे वैदिक युग रहा हो, चाहे जनपदों का युग रहा हो, सभी जगह हमको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आभास मिलता है। भारत के इतिहास में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आभास मिलता है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ में ही जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होती है, अर्थात वोट का अधिकार, यह भी हमको इतिहास में आभास मिलता है। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता रही हो, वैदिक सभ्यता में भी लोग अपने में से चुनकर जो निर्वाचित राजा होता था, चयनित राजा होता था,
जनपद काल में भी देखते हैं हम, महाजनपदों के युग में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वोट, सभी के लिए वोट का अधिकार, इस टाइप से हमको कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में हम देखें तो महात्मा गांधी जी का जो स्वदेशी का संबंधित विचार क्या है, तो अर्थशास्त्र में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आसन्न पड़ोस में उत्पन्न वस्तुओं का प्रयोग पर बल देना चाहिए। अभी हमने देखा था कि अधिक दूर की वस्तुओं का कम उपयोग करना चाहिए और पास की वस्तुओं का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। तो हमने देखा कि धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र तीनों को अगर स्वदेशी से जोड़ दें तो कितना बेस्ट कॉन्सेप्ट प्रतीत होता है। आप आंसर में जरूर लिखिए इस टाइप की चीजों को। अब आते हैं महात्मा गांधी जी के सर्वोदय के विचार पर। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय के विचार को देखें महात्मा गांधी जी के, तो हम पाते हैं कि सर्वोदय को तोड़कर ही देख लीजिए। सर्वोदय शब्द को हम तोड़कर देखें। सर्वोदय शब्द को अगर तोड़कर देखें तो सभी का और सभी प्रकार से, सभी का और सभी प्रकार से। अब ये सभी कौन है? सभी बोले तो SC, ST, OBC, महिला, वृद्ध, देश का पूरा शोषित वर्ग, सभी का। यही नहीं, सभी का और सभी प्रकार से। सभी प्रकार से बोले तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? सभी का सभी प्रकार से उदय, सर्वोदय। कितना सिंपल है। शब्दों को तोड़कर देखा हमने तो हमने पाया कि सभी का और सभी प्रकार से उदय, यही महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, सर्वोदय। सभी का सभी प्रकार से उदय, ये विचार महात्मा गांधी जी कहां से लिया, किस प्रकार से आया? तो जो उनके द्वारा अनटू दिस लास्ट पुस्तक लिखी गई, जो जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया अनटू दिस लास्ट का, और वही सर्वोदय की प्रेरणा का स्रोत बनी। सभी का सभी प्रकार से उदय। अब महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि सर्वोदय समाज के उत्थान के लिए अद्वितीय मानवीय प्रयास है। सर्वोदय समाज के उत्थान के लिए अद्वितीय मानवीय प्रयास है। इसमें शोषण और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया जाता है। और हम देखें शोषण, चूंकि समाज में शोषण है और समाज में अत्याचार है, तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि सर्वोदय के क्रम में शोषण और अत्याचार के खिलाफ प्रतियोगिता, क्रमशः प्रतियोगिता, शोषण, अत्याचार और प्रतियोगिता। समाज में तीन समस्याएं मोटे तौर पर देखती हैं, शोषण है, अत्याचार है और प्रतियोगिता के कारण लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि सर्वोदय के क्रम में क्रमशः शोषण का स्थान त्याग ले लेगा, अत्याचार का स्थान प्रेम और प्रतियोगिता के स्थान पर परस्पर सहयोग। कितना मैक्रो लेवल पर महात्मा गांधी डिस्कस कर रहे हैं सर्वोदय को। सभी का सभी प्रकार से उदय और समाज के उत्थान के लिए एक अद्वितीय प्रयास है। और इसमें सर्वोदय के अंतर्गत क्या होगा कि जो समाज में शोषण, अत्याचार और जो कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना है, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपसी कंपटीशन के चक्कर में ही, उसका स्थान क्या लेगा? शोषण का स्थान त्याग, अत्याचार का स्थान प्रेम और प्रतियोगिता का स्थान परस्पर सहयोग। जब लोगों के बीच परस्पर सहयोग होगा तभी तो सामाजिक उत्थान होगा, तभी तो मानवीय उत्थान होगा। अब आते हैं महात्मा गांधी जी ने जो 11 पाप की संकल्पना दी, 11 पाप नहीं, मैं गलत बोल गया, 11 वचन, जो महात्मा गांधी जी के 11 वचन दिए, महात्मा गांधी के 11 वचन। हमने देखा था, क्वेश्चन भी आया हुआ है महात्मा गांधी जी 11 वचन पर। 11 वोब्स ऑफ महात्मा गांधी जी। हमने महात्मा गांधी जी का आत्मशुद्धि के लिए पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया, वो हमने देखा। पंच महाव्रत बोले तो
अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य और अहिंसा। अब महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि 11 वचन हर इंसान को देना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। अब 11 वचन में कौन है? 5 वचन तो पंच महाभारत में से ही ले लेते हैं। मतलब बोले तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर ये क्वेश्चन आए 11 मार्कर में तो वहां से पॉइंट उठा के यहां पे आपको डिटेल में डिस्कस कर लेना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, पंच महाभारत हो गए। अब हम क्या देखते हैं, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा गया वो शारीरिक श्रम। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना ही चाहिए, चाहे थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे। यही महात्मा गांधी जी श्रम की महत्ता को स्थापित करते हैं। मतलब हर किसी का काम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एक मोची हो, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी हो और चाहे वो टीचर हो, समाज में सभी के कार्यों का सम्मान किया जाना चाहिए और बराबर योगदान को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। अशुदा अर्थात कंट्रोल ऑफ डायर। महात्मा गांधी कहते हैं कि सर्वत्र भय वर्जना। महात्मा गांधी ने कहा कि सर्वधर्म संभाव। इन सभी बिंदुओं को हमने डिस्कस किया है डिटेल से क्वेश्चन में पहले। स्वदेशी, और जो छुआछूत के खिलाफ जो अछूत बताया जाता था कुछ लोगों को, महात्मा गांधी ने छुआछूत की समाप्ति के लिए एक जो अपने एक वचन के रूप में 11वें वचन के रूप में छुआछूत के खिलाफ को भी जोड़ा। उस संबंध में 11वां वचन महात्मा गांधी जी क्या बताते हैं कि स्पर्श बरसना। मतलब स्पर्श भर्सना। महात्मा गांधी जी के हमने 11 वचन के जो विचार हैं उनको देखा हमने डिटेल में कि जो महात्मा गांधी जी के जो 11 वचन पंच महाभारत को जोड़कर जो 6 और दिए गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो हो गए 5। 1 2 3 4 5 ये हो गए पंच महाभारत। अब इनमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा था महात्मा गांधी ने? तो शारीरिक श्रम 6वां, 8वां अश्वदा, क्या बोलेंगे इसको, सर्वत्र भय वर्जना। मतलब कहीं भी डर नहीं होना चाहिए, डर का माहौल नहीं होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी 6वां, 7वां, 8वां पॉइंट सर्वत्र भय वर्जना को बताते हैं। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि देश में एक अजीब सा माहौल बनाया हुआ है कि देश की माइनॉरिटीज की प्रति भय का माहौल रहता है। तो ये सब महात्मा गांधी जी इसकी खिलाफत करते हैं और कहते हैं कि सर्वत्र भय वर्जना होना चाहिए। मतलब सभी जगह भय का माहौल नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव महात्मा गांधी जी के द्वारा 9वां वचन बताया गया। 10वां वचन महात्मा गांधी ने स्वदेशी कहा और 11वां वचन छुआछूत की समाप्ति। ये महात्मा गांधी जी 11 वचन हो गए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से 6 वचन लिखिए 5 मार्कर में। 11 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, और 3 मार्कर में भी। सभी तरीके से हमने तैयार किया और सभी बिंदुओं को हम अंदर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी की जो शिक्षा संबंधी विचार हैं, जो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी ने विचार प्रस्तुत किए, उसको देखते हैं, उसकी प्रासंगिकता देखते हैं। वर्तमान में नई शिक्षा नीति काफी चर्चा का विषय है। नई शिक्षा नीति, वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है वो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी संबंध में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है एमपीपीएससी के द्वारा या अन्य किसी एग्जाम के द्वारा भी, यूपीएससी में भी। सभी को कवर करेंगे हम कि जो गांधी जी का शिक्षा संबंधी विचार है वो किस प्रकार आज भी प्रासंगिक है और उन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किए। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण, बिहेवियरल, एप्लाइड, इस शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहित दिया जाए। ज्ञान आधारित शिक्षा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी क्या करते हैं कि ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा प्रणाली का मूल मकसद
शिक्षा प्रणाली तो ऐसी होना चाहिए जो व्यक्ति के अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करे, उसको उसके नैतिकता होने की संभावना को और ज्यादा बढ़ाए। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम बताते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही मानव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अपनी वर्धा योजना में महात्मा गांधी जी ने कहा, अपनी वर्धा योजना में जो उन्होंने वर्धा में शिक्षा संबंधी अपने विचार दिए, योजना दी कि देश की शिक्षा को किस प्रकार होना चाहिए, तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि प्रथम 7 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होना चाहिए। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि प्रथम 7 वर्ष की शिक्षा, 0 से लेकर 7 वर्ष, प्रथम 7 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य। फिर उसके बाद महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि मातृभाषा का महत्व महात्मा गांधी के द्वारा हमेशा से ही बताया गया। महात्मा गांधी कहते हैं कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा अधिक रुचि पैदा करती है। हम भी जिस मातृभाषा में पल भर कर पढ़े हुए, उस मातृभाषा के प्रति हमारा अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, हमें चीजें जल्दी समझ में आती हैं। तो महात्मा गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि अपनी मातृभाषा के प्रति रुचि और सहजता जल्दी आती है, जल्दी से लोग एजुकेशन ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और अंत में क्या कहते हैं कि आरंभिक शिक्षा व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए। इसी संबंध में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 350 का में ये व्यवस्था की गई है कि माइनॉरिटीज को भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में सुनिश्चित की जा सके, उनको अधिकार दिए गए हैं। और महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, शिक्षा के संदर्भ में जो अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की बात की गई, उसमें अखिल भारतीय स्तर पर अभी हमने देखा कि 1 से लेकर शुरुआती 7 वर्ष की शिक्षा कंपलसरी होना चाहिए और अनिवार्य होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि अखिल भारतीय पर भाषाई एकीकरण होना चाहिए, अर्थात कक्षा 7 तक हिंदी भाषा में ही शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे महात्मा गांधी जी। अखिल भारतीय स्तर पर कक्षा 7 तक हिंदी भाषा में शिक्षा देने के पक्षधर थे। मतलब कक्षा 7 के बाद कक्षा 7 तक हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य, ताकि देश का एकीकरण हो सके, पूरे देश में एक भाषा का अर्थात एक भाषा को समझने के लोग हो सकें, अर्थात वो हिंदी को समझ सकें। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, स्वावलंबन के महत्व को बताते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा लोगों में शिक्षा लोगों में कौशल को बढ़ावा दे, ऐसी शिक्षा होना चाहिए। कौशल को बढ़ावा, एंटरप्रेन्योरशिप, इस चीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उद्योगमिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति और लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के माध्यम से स्वावलंबी बन सके हमारा देश। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, आप देखिए थोड़ा गौर से, कि शिक्षा का उद्देश्य तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना होना चाहिए, लोगों में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दे। शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान अर्जन नहीं है, ताकि देश स्वावलंबी बन सके। आज हम देखते हैं कि हम बहुत सारी क्रिटिकल चीजें, बहुत सी इंपोर्टेंट चीजें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, हाईटेक इक्विपमेंट हुए, ये सब चीजें आज विदेश की अमेजोन आके हमारे देश में व्यापार कर रही है। खैर हमारी भी फ्लिपकार्ट उठी, लेकिन पहले से ही उसने अमेजोन ने कैप्चर कर लिया, विदेशी कंपनियां। महात्मा गांधी कहते हैं कि तभी स्वावलंबी बनेगा जब हमारी शिक्षा का मूल मकसद एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को प्रोत्साहित करे, उद्यमिता को बढ़ावा दे। और वर्तमान में हम देखते भी हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया, और तमाम सरकारें भी एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी फोकस कर रही हैं कि किस प्रकार से हमारा देश महात्मा गांधी जो वर्तमान में सरकारें फोकस कर रही हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा देश वो चाहते हैं कि एक रोजगार करने वाले देश, रोजगार अर्थात हमारे देश के लोग अलग अलग देशों में काम करने जाते हैं, उसके स्थान पर लोग वर्तमान में हम क्या चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयर बने, रोजगार देने वाला बने, एम्प्लॉयर, रोजगार देने वाला बने। इस चीज पर हमारे देश में आज फोकस किया जा रहा है। और नई शिक्षा नीति का भी यही मकसद है। जो नई शिक्षा नीति आई है हमारे देश में,
उसका भी मकसद यही है कि किस प्रकार से हम लोगों में उद्यमता को बढ़ावा दें, उद्यमता को प्रोत्साहित करें, ताकि देश स्वावलंबी बन सके, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। यही वर्तमान प्रासंगिकता देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने जो विचार दिए उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो भारतीय समाज की समस्याओं हैं, जो समस्याओं का एक बड़ा कारण क्या था कि व्यक्ति की भ्रष्टाचार, बढ़ी हुई स्वार्थ करने की, जो अपना हित चाहने की प्रवृत्ति है, नैतिकता का राष्ट्र हो चुका है। ऐसे में शिक्षा के द्वारा ही महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि इन भ्रष्टाचार, स्वार्थवादी प्रवृत्ति और नैतिकता के ह्रास जैसे बिंदुओं को खत्म किया जा सकेगा। फिर महात्मा गांधी जी प्रासंगिकता के तौर पर क्या है कि आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ताकि जो एजुकेशन, जो ड्रॉप आउट है, स्कूल से ड्रॉप आउट रेशियो है, वो काफ़ी गिर जाए, लोगों में स्कूल में जाने की प्रवृत्ति बढ़े, बच्चों में स्कूल के प्रति अट्रैक्शन बढ़े। देखते हैं बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े, नामांकन दर में भी वृद्धि हो। महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा नीति की प्रासंगिकता के बारे में और डिस्कस करें तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा को हस्तशिल्प, कौशल से जोड़ देना चाहिए। वर्तमान में बेरोजगारी भारत की एक बड़ी विकट समस्या है। अगर शिक्षा को हस्तशिल्प और कौशल से जोड़ देंगे तो जो गरीबी की समस्या है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, जनसंख्या के लाभांश उठा सकेगा हमारा देश। हम देखते हैं कि भारत अभी भारत अभी वर्तमान दौर में जनसांख्यिकी लाभांश के दौर से गुजर रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से गुजर रहा है, अर्थात हमारे देश की ज्यादातर जो जनसंख्या है वो युवा वर्ग है। ऐसी स्थिति में अगर शिक्षा को हस्तशिल्प और कौशल से जोड़ देंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए वो जरूर देश का मार्गदर्शन कर रही है। हाँ, बस एक नेगेटिव बिंदु आता है महात्मा गांधी जी के जो विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि 8वीं शिक्षा के बाद ही अंग्रेजी को शिक्षा देनी चाहिए, अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो तमाम कंपनियां हैं या जो हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो उसमें अंग्रेजी में सहजता होती है, हमने भी देखा, और ये सभी लोग जानते भी हैं कि अंग्रेजी का कितना महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशों में रोजगार करने के दृष्टिकोण से। तो जो एक नेगेटिव बिंदु आता है महात्मा गांधी जी की शिक्षा नीति का, आप लिख सकते हैं अगर आलोचना पूछी गई या समालोचना कीजिए, इस प्रकार से पूछा गया। अदरवाइज आपको पॉइंट नहीं लिखना है कि जो 8वीं शिक्षा के बाद अंग्रेजी की जो बाध्यता है वो प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया है। अगर शुरुआत से ही थोड़ा सा अंग्रेजी को प्रोत्साहित किया जाए, अंग्रेजी ना कहें, इसको कम्युनिकेशन स्किल्स कह सकते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहेंगे। कम्युनिकेशन, क्योंकि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है आज के दौर में, एक कहेंगे को कम्युनिकेट करने की एक आसान भाषा है। इसके संदर्भ में अपन देखते हैं कि जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में सहज होते हैं। देश की आर्थिक उन्नति करनी है तो लोगों को 2 भाषाएं तो एटलीस्ट जाननी ही चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान तो अति आवश्यक है। अब महात्मा गांधी जी का हमने ये देखा कि शिक्षा संबंधी विचार थे, उनकी क्या महत्वता है। अब हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी जी ओवरऑल महात्मा गांधी जी की क्या विशेषता रही है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम जी। महात्मा गांधी जी की ओवरऑल क्या विशेषता है, क्या प्रासंगिकता है। हम महात्मा गांधी जी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की संपूर्ण प्रासंगिकता, अगर कोई क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता को हम देख लेते हैं कि कितने बिंदु बनते हैं, किन किन क्षेत्रों में महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता आज भी, महात्मा गांधी जी के जो विचार दिए गए वो आज भी किस प्रकार हमारे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण में अस्तेय अपरिग्रह का जो महात्मा गांधी जी के द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया, भ्रष्टाचार निवारण, ट्रस्टीशिप की अवधारणा भी इसी संदर्भ में। सर्वोदय, हमने देखा कि सर्वोदय अर्थात सभी का सभी प्रकार से उदय। नैतिकता युक्त व्यापार को महात्मा गांधी जी ने कहा। महात्मा गांधी जी ने कहा था ना, अपन ने देखा 7 पाप की अवधारणा में कि किस प्रकार नैतिकता विहीन व्यापार पाप की संज्ञा दी महात्मा गांधी जी ने। तो नैतिकता युक्त व्यापार को महात्मा गांधी प्रोत्साहित करते हैं, आज भी प्रासंगिक है महात्मा गांधी के ये विचार। साधन की पवित्रता कितना प्रासंगिक है आज के दौर में, साधन की पवित्रता। कोई एक उदाहरण लगा के आप इसको लिख देना। नैतिकता के मार्गदर्शक के रूप में महात्मा गांधी जी
किस प्रकार नैतिकता को प्रोत्साहित किया जाए। पूरा पूरा महात्मा गांधी जी का पूरी फिलॉसफी ये रही कि किस प्रकार एक मानव को हमने देखा था कि पूर्णता, मानव का जीवन अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाता है। ये मानव के जीवन का मूल मकसद है, पूर्णता। और पूर्णता की प्राप्ति कैसी होगी? नैतिकता को बढ़ावा दे, नैतिक शासन स्थापित हो। बोले तो कि जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि किसी को टोका जाए कि आप खुले में सिगरेट मत पीजिए, आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाइए। लोगों के अंदर ही इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि वो ये बेसिक नियमों, देश के कानून का पालन करें। तीन जंतर दिए गए महात्मा गांधी जी के द्वारा, हम जानते हैं, बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो। अंतरात्मा आधारित निर्णय प्रणाली को महात्मा गांधी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। बोले तो अगर कोई डाउट है, एथिक्स में हम देखेंगे काफी डिटेल से, एथिकल डायलामा के अंतर्गत महात्मा गांधी जी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ देखें तो अंतरात्मा आधारित निर्णय, अगर आपको लग रहा है कि किसी निर्णय को लेने में, किसी डिसीजन को लेने में आपको संकोच हो रहा है, आप आंखें बंद कीजिए, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती और हमेशा आपका मार्गदर्शन करती है। मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में महात्मा गांधी जी किस प्रकार एक अपराधी प्रवृत्ति, अपराध को किस प्रकार खत्म किया जाए समाज से, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता और करुणा का भाव। सर्वोदय के अंतर्गत हमने देखा छुआछूत, 11 वचन, किस प्रकार छुआछूत का निवारण करें। रोजगार उन्मुख शिक्षा को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। चरित्रयुक्त ज्ञान, चरित्रविहीन ज्ञान को महात्मा गांधी ने पाप की संज्ञा दी। हमने भी देखा किस प्रकार चरित्र के बिना ज्ञान समाज में आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है, नेगेटिव भावना को प्रोत्साहित करता है, क्राइम को बढ़ावा देता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया पर्यावरण ट्रस्टीशिप, हमने देखा था कि ट्रस्टीशिप और अपरिग्रह दोनों को हमने मिला के देखा। तो पर्यावरण ट्रस्टीशिप, पर्यावरण संरक्षण, अर्थात हमको जो पर्यावरण, जो प्राकृतिक संसाधन है, पूरी मानव सभ्यता, वर्तमान मानव सभ्यता, भविष्य की मानव, जो हमारी अगली पीढ़ियां होंगी, उनकी हम ट्रस्टी हैं। जो वर्तमान में हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, हमने देखा कि हम केवल उनके ट्रस्टी हैं। हमको केवल उतना ही करना चाहिए, उतने ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहिए जितने की हमको आवश्यकता है, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को बरकरार रखा जा सके, सतत विकास की स्थापना की जा सके। पर्यावरण संबंधित ट्रस्टीशिप की अवधारणा महात्मा गांधी जी की। और उद्योग और एमएसएमई, कि हमने देखा किस प्रकार गरीबी और बेरोजगारी के समाधान के तौर पर महात्मा गांधी जी उद्योगों, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं। एक पॉइंट बचा है हमारा इसमें, एक पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर पाए, थोड़ा सा अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वो था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हमने 1947 से लेके 1915 से लेके महात्मा गांधी जी का जो योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से लेके 1947 तक, उसमें हमने तमाम बिंदुओं को डिस्कस किया था। उसमें हमने 3 बिंदु थोड़ा सा हमने डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाए थे। पहला बिंदु आता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, संवर्धन के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा क्या कार्य किया गया। दूसरा छुआछूत की समाप्ति के लिए क्या कार्य किए गए महात्मा गांधी जी के द्वारा। और तीसरा है महिलाओं के सर्वांगीण विकास, महिलाओं के सर्वांगीण विकास, महिलाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए, विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो महात्मा गांधी ने क्या क्या कार्य किए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो हम एक एक करके देखते हैं। एक एक करके देख लेते हैं हम कि सबसे पहला जो हिंदू मुस्लिम, सबसे पहला जो बिंदु है महात्मा गांधी जी का, कि जो हिंदू मुस्लिम एकता के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने जो क्या काम किए, उन बिंदुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता, तो जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया जाता रहा। वो चाहते नहीं थे कि देश का विभाजन हो। हम उनकी धार्मिक विचारधारा में देखते हैं कि वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। सभी धर्मों के, वो मानते हैं कि सभी धर्मों के
कोर, जो कोर है सभी धर्मों का कोर, वो समान है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 1919 महात्मा गांधी जी के द्वारा कहाँ चला गया, महात्मा देख ले, हिंदू मुस्लिम एकता के संवर्धन के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता के संवर्धन के क्षेत्र में हमने देखा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, माफी चाहूंगा, कि 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित था। हिंदू मुस्लिम एकता के संवर्धन में महात्मा जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद हम देखते हैं 1924 में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक कम्युनल जो अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड था 1919 के, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार के तहत जो सांप्रदायिक पांचाट था, हिंदी में बोले तो सांप्रदायिक पांचाट, अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड, मतलब अलग देश को बांटने की बात की थी। महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ 21 दिन का आमरण अनशन व्रत रखा। जो महात्मा गांधी जी द्वारा तीसरा पॉइंट बिंदु अपनाया गया वो 1932 में हम देखते हैं कि आंदोलन किया गया। चौथा देखते हैं बिंदु तो 1940 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिन्ना ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, मतलब या तो आर पार देश बांटने की पूरी षड्यंत्र रचा जिन्ना के द्वारा, उसके जो देश को बांटने की बात थी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था, उसके विरोध स्वरूप महात्मा गांधी जी क्या करते हैं कि सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए नोआखली में अकेले पदयात्रा करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के संवर्धन में हमने बिंदुओं को देखा। क्वेश्चन आए तो तुरंत लिख दीजिएगा, तुरंत आप लिख देना। अब हम देख लेते हैं कि जो छुआछूत की समाप्ति के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कार्य किए गए। हमने देखा कि बहुत सारे कार्य किए गए, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, ये सब समाज के सभी वर्गों के उत्थान से संबंधित है, लेकिन पर्टिकुलर छुआछूत की समाप्ति के लिए महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हरिजन नाम दिया। जो दलित थे, दबे कुचले लोग थे, दबे कुचले लोग थे, उनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए उनको हरिजन नाम दिया। हरिजन अर्थात ईश्वर के पुत्र नाम दिया गया। दूसरा, महात्मा गांधी जी और क्या कार्य किया 1932 में, जो अंबेडकर जी के द्वारा देश को अछूत स्थान, देश को पूरा बांटने की बात कही, जाति के आधार पर विवादास्पद बिंदु हैं। अंबेडकर जी के अलग बिंदु थे, उसमें वो कुछ मुद्दों को लेकर असंतुष्ट थे। हम जैसा कि जानते हैं कि देश में सामाजिक विभाजन हमेशा से रहा, वर्ण व्यवस्था रही, जिसके कारण तमाम समस्या पैदा हुई। अंबेडकर जी के द्वारा जो एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई, उसके खिलाफ हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा अनशन किया गया, आमरण व्रत किया गया, और उसके परिणाम स्वरूप 1932 में पूर्ण पैक्ट समझौता हुआ। महात्मा गांधी जी असल में चाहते नहीं थे कि किसी भी प्रकार से विभाजन को आगे बढ़ावा दिया जाए, सामाजिक विभाजन आगे बढ़े। इसलिए महात्मा गांधी जी ने जो अंबेडकर जी के द्वारा जो मांग की जा रही थी उसका विरोध किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी मानते थे कि अगर ज़्यादा विभाजन, सामाजिक विभाजन के कानून रहेंगे तो देश एक नहीं हो पाएगा, देश में एकीकरण में दिक्कत आएगी, सामाजिक एकीकरण कठिन हो जाएगा। तीसरा, जो महात्मा गांधी जी ने छुआछूत के समाधान के तौर पर विचार प्रस्तुत किए, वो 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। छुआछूत की समाप्ति के लिए 3 प्रमुख कार्य, हरिजन नाम दिया गया। 1932 में व्रत रखा ताकि बंटवारा ना हो सके, सामाजिक बंटवारा ना हो। और तीसरा, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अब आते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कार्य किए, उन सब बिंदुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं कि महिलाओं के उत्थान।
देश के स्वतंत्रता संग्रामों को देखें तो महिलाओं की बढ़ चढ़कर साझेदारी हमको देखने को मिलती है। महात्मा गांधी जी भी चाहते थे, आप देखना महात्मा गांधी जी के हर फोटो में आपको महिलाएं जरूर मिलेंगी, क्योंकि महात्मा गांधी जी जानते थे कि जब तक बिना महिलाओं के देश की आधी जनसंख्या महिलाएं होती हैं और इनके योगदान के बिना देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। इनकी उन्नति तो जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, अगली पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। एक पुरुष को शिक्षित करने से केवल एक पुरुष शिक्षित होगा, लेकिन महिला जब शिक्षित होती है तो अपने बच्चे को, वो अपने ज्ञान का प्रसार वो पूरे परिवार में फैला देती है। बच्चे क्या, पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी महिला उत्थान के लिए क्या करते हैं कि कुप्रथाओं जैसे कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि कुप्रथाओं का भर्त्सना करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, इनको खत्म करने की बात करते हैं। दहेज वर्तमान में भी कितना समस्या का कारण है। दहेज प्रथा कानून है, दहेज निषेध कानून है, फिर भी दहेज लेने की संभावना, दहेज के कारण अखबार में आप देखते ही होंगे, एक ना एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है, कोई ना कोई लड़की परेशानी रहती है। तीसरा, महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि विधवा पुनर्विवाह, ताकि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित किया सके। एक महिला जब विधवा हो जाती है तो उस पर एक नहीं दो आपदाएं होती हैं। एक तो उस पर सामाजिक आपदा गुजरती है और दूसरी आर्थिक आपदा। वो सामाजिक रूप से भी गरीब हो जाती है और आर्थिक रूप से भी उसका जो सहयोग होता है वो टूट जाता है। महात्मा गांधी जी सह शिक्षा, को एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। आज के दौर में को एजुकेशन लगभग हर जगह दी जा रही है। महात्मा गांधी जी उस समय को एजुकेशन की बात करते हैं जिस समय लोगों में ये विचार थे कि लड़का लड़की आपस में बैठ के पढ़ेंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। महात्मा गांधी जी उस समय बात करते हैं कि को एजुकेशन कितनी जरूरी है एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए। पांचवा बिंदु देखें महिलाओं के उत्थान के संबंध में, तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन अर्थात छोटा परिवार रखना, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो और हमारे दो, इन सभी बिंदुओं को महिला उत्थान की दृष्टि से महात्मा गांधी जी के द्वारा बताया गया कि कुप्रथाओं की समाप्ति की गई, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया, सह शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और परिवार नियोजन। महात्मा गांधी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हमने बहुत सारे बिंदु डिस्कस किए महात्मा गांधी जी के बारे में, किस प्रकार महात्मा गांधी जी एक राजनीतिक विचारक भी थे, एक सामाजिक क्रांति के वाहक भी थे। हमने सभी बिंदुओं को डिस्कस किया। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कुलदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल हमारा है, उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।